हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजे एक्सपोर्ट्स मास्टरी। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपको दुनिया की डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज लेके आता हूँ जो आपको एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में, ग्लोबल करियर बनाने में और वर्ल्ड की नॉलेज गेन करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। मैं समय समय पर ये लेसन्स, फ्री लेसन्स यहाँ पे पोस्ट करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपका इंटरनेशनल आउटलुक चेंज हो, आपको वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज बढ़े, वर्ल्ड बिजनेस की नॉलेज बढ़े, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी कामयाब हो पाएँ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। तो ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना है, वो क्या होती है, इसके क्या ओरिजिन है, इसके पीछे चाइना का व्यू क्या है और इसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, वर्ल्ड के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इन सब बातों के बारे में मैं आपको आज इस एपिसोड में बताऊँगा। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको कृपया लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट डालिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो में, वो ये टॉपिक जो है, ये है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। ये क्या है और ये कैसे इमर्ज करी है, वर्ल्ड में काफ़ी डिबेट हो रही है इस टॉपिक पे, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, क्या वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स पे, बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये बातें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है चाइना की, ये एक न्यू फिनोमेना है। अगर आप चाइना के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इनके आप ट्वीट देखेंगे, इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे और वर्ल्ड में जो ये अनाउंसमेंट्स करते हैं, डिक्लेरेशन आजकल कर रहे हैं, और किस तरह का इनका एटीट्यूड है, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना के जो प्रेजेंट डिप्लोमेट्स हैं, उनका एटीट्यूड काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। वो काफ़ी एग्रेसिवली ब्लेम कर रहे हैं कुछ कंट्रीज़ को, कुछ ऑफिशियल्स को, और काफ़ी स्ट्रॉन्गली वर्डेड अपने अनाउंसमेंट्स और ट्वीट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और थोड़ी सी भी प्रोवोकेशन होती है, कोई भी इशू चाइना के बारे में उठता है, चाइना के ह्यूमन राइट्स के बारे में, चाइना की हांगकांग को हैंडलिंग करने के पक्ष में, चाइना की जो एटीट्यूड रही है हांगकांग को गवर्न करने में, और चाइना की जो एक्टिविटीज़ देखने में आ रही है साउथ चाइना सी में और इंडियन बॉर्डर पे, और ताइवान के साथ जो उनका पड़ोसी राज्य है, अगर आप इन सब चीज़ों को देखें और वर्ल्ड का व्यू देखेंगे, तो जब भी कोई स्टेटमेंट आता है वर्ल्ड के किसी लीडर का, तो चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज यूज़ करके उसका जवाब दे रहे हैं, बड़ी स्ट्रांगली दे रहे हैं। और ना सिर्फ एग्रेसिव एटीट्यूड हो गया है उन लोगों का, इसके अलावा वो सैंक्शंस भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने सैंक्शंस भी अनाउंस किए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनके अगेंस्ट भी सैंक्शन उन्होंने डाले हैं, और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स को इवन बॉयकॉट भी कर रहे हैं, जिन्होंने जिनजियांग जो उनका रीजन है, वहाँ पे जो फोर्स लेबर चाइना यूज़ कर रहा है कॉटन बिजनेस के अंदर, तो उसके बारे में जिन्होंने मुद्दा उठाया और जिन्होंने उनके प्रोडक्ट्स को स्टॉप करने की कोशिश करी, परचेस नहीं कर रहे हैं जो ब्रांड्स, उनका चाइना ने बॉयकॉट करने की बातें बोली हैं। और ये जो लैंग्वेज है आजकल चाइना की, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट लैंग्वेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डायरेक्ट है,
और काफ़ी रफली वर्डेड लैंग्वेजेस हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा इनके। तो ये एक नया फिनोमेना है जो चाइना में देखने में आ रहा है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो ये ली यांग हैं जो कि कंसुलेट जनरल हैं ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में। इन्होंने अभी रिसेंटली जस्टिन ट्रूडेau जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हैं, उनको डायरेक्टली ब्लेम किया था कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड चाइना। और उन्होंने ये भी ब्लेम किया ली यांग ने कि ट्रूडेau ने कनाडा को एक तरह से एक रनिंग डॉग बना दिया है यूएस का, और काफ़ी इस तरह के वर्ड उन्होंने ट्वीट में यूज़ किए। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक और ट्वीट किया है, अभी 2-3 दिन पहले ही ट्वीट किया है कि जो वर्ल्ड में डिटरेंस फोर्स बन रही है, जो स्पेशली इंडो पैसिफिक में क्वाड कंट्रीज़ जैसे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो कंट्रीज़ आपस में डिफेंस टाइज कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि योर डिटरेंस फोर्स कैन नॉट प्रिवेंट चाइनीज़ पीपल फ्रॉम अचीविंग नेशनल रीयूनिफिकेशन। तो ये जो नेशनल रीयूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये कि हम ताइवान को चाइना में रीयूनिफाई कर लेंगे और उन टेरिटरीज को दोबारा से क्लेम कर लेंगे, बट कैन ओनली कीप जापान एज ए वसाल ऑफ यूएस and continue the world's contempt for Japan. The difference between a politician and a statesman is so great. तो ये देखिए, ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि ये 5 अप्रैल को ही इन्होंने ट्वीट किया है ली यांग ने। ये इस तरह की लैंग्वेज कभी चाइना के डिप्लोमेट्स पहले यूज़ नहीं करते थे, और इनका जो पहले एटीट्यूड था वो बहुत डिफरेंट था, जिससे कि वर्ल्ड ने कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी इसको एक्सेप्ट किया, और वर्ल्ड ने सप्लाई चेन क्रिएट की चाइना के साथ। चाइना को उसका बहुत फ़ायदा मिला, चाइना ने काफ़ी तरक्की की, पिछले कुछ दशकों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की बातें कभी बोली नहीं थी पहले। तो लोगों को लगता था कि शायद चाइना जो है एक वर्ल्ड के बिज़नेस में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो हो सकता है कि उनकी जो सोचने की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स कम्युनिज़्म, टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप कम होगी, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया। और आज चाइना एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। और अभी मैं बताऊँ आपको कि ये जो सारा आप देख रहे हैं चेंजेस जो आ रही हैं, वुल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी है वो चाइना को कहाँ लेके जा रही है। इसके अलावा एक और इनके डिप्लोमेट हैं लियू शोमिंग, जो कि पहले यूके में एम्बेसडर भी रह चुके हैं चाइना के। और इन्होंने बोला कि जहाँ पे वुल्फ होंगी वहाँ वॉरियर्स भी होंगे। तो उन्होंने इस तरह की बातें बोली कि जो वुल्फ वॉरियर पॉलिसी है वो चाइना की, वो क्यों ज़रूरी है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करी उन्होंने, मिस्टर लियू ने। हालांकि मिस्टर लियू काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन है वर्ल्ड में, पर वो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सभी कुछ यही बातें बोल रहे हैं कि जो शी जिनपिंग चाहता है, जो शी जिनपिंग का जो वर्ल्ड व्यू है उसके अराउंड ही बातें कर रहे हैं। तो चाहे पुराने डिप्लोमेट्स हैं चाहे नए डिप्लोमेट्स हैं, कोई भी उसको अपोज करने की पोजीशन में नहीं है। चाहे वो एटीट्यूड सही हो गलत हो, उसका चाइना को फ़ायदा हो या नुकसान हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। जो शी जिनपिंग को पसंद है, ये लोग उसी बात को फेवर करते हैं। ये लोग, यही हो रहा है आजकल। तो अगर हम वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात करें और इसके बारे में जो कि चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये एटीट्यूड जो है, अग्रेसिव एटीट्यूड, ये नेसेसरी है। क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये एटीट्यूड नहीं करेंगे तो जो वर्ल्ड के नेशंस हैं जैसे यूएस है और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और
बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया भी है, जो कि एक फास्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चाइना के बारे में। उनका ऐसा कहना है चाइना में कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है, चाइना की कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, चाइना ने हांगकांग में जो भी कुछ कर रहा है वो उनका इंटरनल अफेयर है, और वो कहते हैं कि जिनजियांग में कोई फोर्स लेबर नहीं है। तो ये सारी बातें जो भी हैं ये कहते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है वर्ल्ड की चाइना को गिराने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना की तरक्की से जल रही हैं। ये उनका कहना है, जो कि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने ऐसा शो किया है और ऐसा इंडिकेट किया है। तो बेसिकली वो ये लोग कहते हैं कि ये जो भी कुछ वो कर रहे हैं और इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये अपने नेशनल ऑनर और डिग्निटी को डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं। तो ये चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का कहना है। और अगर हम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें, तो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की हम जो देख रहे हैं, ये जो इमर्ज कर रही है, एक नया रूप हम देख रहे हैं चाइना का, ये रिजल्ट है चाइना के अंदर करिज्मेटिक पॉलिटिक्स की राइज का। यानी कि चाइना में करिज्मेटिक पॉलिटिक्स राइज कर रही है, एक पर्सन स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल के अराउंड जो पॉलिटिक्स है वो राइज कर रही है, जो पहले चाइना में नहीं थी। तो उनका ये कहना है कि ये इरोजन है कलेक्टिव लीडरशिप का इन फेवर ऑफ अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी अराउंड द चाइनीज प्रीमियर दैट इज शी जिनपिंग। यानी कि शी जिनपिंग जो है एक तरह का डिक्टेटर बन गया है और वो एक अपने आप को करिज्मेटिक लीडर की तरह शो कर रहा है चाइना में, जो है एक्चुअली चाइना में तो वो करिज्मेटिक लीडर ही है वैसे देखा जाए तो उनकी कंट्री के लिए तो वो बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसा वहाँ के लोग फील करते हैं, जो वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो फील करते हैं। तो एक तरह की कल्ट पर्सनालिटी बन गया है वो। तो बेसिकली वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने उसको एक तरह का अल्फा मेल माना है कि वो एक तरह का अल्फा मेल बन गया है, जो कि लीड कर रहा है अपने पैक को। चाइनीज़ पैक जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, उसका वो लीडर है। और जो चाइना की आर्मी है, पूरी कंप्लीट आर्मी है चाइना की, PRC की, उसका भी वो हेड है। तो वो एक अल्फा मेल बन गया है जो कि इंस्पायर कर रहा है अपने जितने भी ग्रुप है जिनको वो लीड करता है, इन टर्म्स ऑफ दे बिकमिंग दी फाइटिंग स्पिरिट्स। तो ये एक तरह का जोश क्रिएट कर रहा है अल्फा मेल की तरह अपने पैक में कि भाई आप जो चाइनीज़ तरीके से फाइट कीजिए, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। अगर आपको दुनिया में लीड करना है, दुनिया को अगर डोमिनेट करना है, तो आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। इस तरह की फीलिंग आ रही है, ऐसा वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं। और देखिए कि जो एनालिसिस है वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का, वो जो बात करता है कि इन सब चीज़ों का इम्प्लीकेशन हो क्या रहा है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चाइना के पड़ोसी देश हैं जैसे इंडिया है, ताइवान है, जापान है और वियतनाम है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें और US और चाइना की जो डिटेरियोरेशन हो रही है रिलेशनशिप में, उन बातों को देखें, तो ऐसा एनालिसिस ये कहता है कि जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये जो चाइना के नेशनलिस्ट हैं उनको ये काफ़ी सूट करती है, काफ़ी अट्रैक्ट भी करती है उनको। बट चाइना के लिए जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके सपने हैं, जो नज़र आ रहे हैं, इज़ टू अट्रैक्ट द इंटरनेशनल सपोर्ट एंड इंटरनेशनल लीडरशिप पोजीशन फॉर चाइना, उसके लिए वो हिंड्रेंस बन रहे हैं। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं और जो वर्ल्ड देख रहा है, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि चाइना अपने आप को बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया है, जो उसको अभी कुछ समय के बाद अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए था। जो उनका रियल एजेंडा है वो नज़र आ रहा है चाइना का, जो वर्ल्ड अब देख पा रहा है।
तो वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो ढीली पड़ रही है, और ये मानना और समझना कि चाइना वर्ल्ड को लीड करेगा, ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, और ऐसा लोग एक्सेप्ट करने की पोजीशन में लग नहीं रहे हैं। तो एक तरह से वर्ल्ड के लिए ये अवेकनिंग है, इसको अगर हम बोले तो। वर्ल्ड के लिए ये जो वुल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी है, ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है चाइना की तरफ से कि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना को लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुकी है, वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी है, उसकी इकोनॉमिक पावर काफ़ी बढ़ चुकी है, और वर्ल्ड उस पर डिपेंडेंट है। तो ये शो ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो है, ये ऐसा एनालिसिस कहता है कि ये एक इस तरह की नौटंकी है अपने स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसा एनालिसिस, जो इंटरनेशनल एनालिसिस है, वो ये बात शो करता है। अगर हम इन सब चीज़ों की इम्प्लीकेशन को समझने की कोशिश करें, अगर हम चाइना के जितने ऑफिशियल्स हैं आजकल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी ट्वीट देखें, आर्टिकल्स देखें, और जिस टाइप के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं आजकल अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये साफ नज़र आता है कि उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है वो काफ़ी चेंज हो रही है, काफ़ी मेजर शिफ्ट है उनकी डिप्लोमेसी में। तो समझने वाली बात ये है कि अगर हम ये समझें कि चाइना का व्यू क्या है, चाइना ये जो कर रहा है वो क्या सोच के कर रहा है, उसको क्या लग रहा है, ये सब करने से उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये बातें करने से वो ये बात को भूल रहा है कि वो एक्सपोज हो रहा है, पर उसको ऐसा नहीं लग रहा है, उसको कुछ और ही लग रहा है। वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वो क्या लग रहा है उसको। चाइना का व्यू क्या है, चाइना के अगर व्यू को हम समझने की कोशिश करें तो चाइना को लगता है कि अब वो एक ऐसी कंट्री बन चुका है कि वर्ल्ड उस पर टोटली डिपेंडेंट है। और उसका रीज़न क्या है, चाइना अपने आप को एक इंडिस्पेंसिबल कंट्री क्यों मान रहा है? तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है वैसे, जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी का 17% शेयर है। चाइना की इकोनॉमी का जो शेयर है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का 17% है। और ऐसा ट्रेंड्स बताते हैं कि शायद उसका जो शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो यूएस को भी सरपास कर जाए। और आप देखें कि अगर आप वर्ल्ड में नंबर ऑफ बिलियनर्स देखें तो मैक्सिमम जो बिलियनर्स हैं वो यूएस में हैं। एक समय में भी रिसेंटली नंबर ऑफ बिलियनर्स चाइना में यूएस से भी ज़्यादा हो गए थे। अभी चाइना सेकंड नंबर पे चल रहा है, इंडिया थर्ड नंबर पे चल रहा है नंबर ऑफ बिलियनर्स में। तो आप देखें कि चाइना और यूएस में आपस में कंपटीशन है नंबर ऑफ बिलियनर्स का। इसका मतलब रिचनेस की अगर हम बात करें तो चाइना यूएस से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से शिफ्ट होकर ईस्ट में जा रहा है। और ईस्ट में वो ऐसा फील होता है चाइना को कि वो एक सबसे बड़ा नेशन है, सबसे रिचेस्ट नेशन है। तो इसका सारा बेनिफिट जो है चाइना को मिलेगा इस शिफ्ट का। और चाइना को ऐसा लगता है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होने क्या वाला है कि बहुत सारे लोग उनको अपोज करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब लोग उसको अपोज करेंगे। वो उसको लगता है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है कि नई तरह की पार्टनरशिप्स फोर्ज होंगी। जो लोग चाइना को समझते हैं, चाइना की पॉलिसी को समझते हैं, जिनको पता है कि चाइना के पास ज़्यादा विजडम है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, जैसे अभी रिसेंटली रशिया के साथ चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसके बारे में ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि रशिया और चाइना की पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और चाइना को एक सबसे बड़ी जो फीलिंग आती है कि उन्होंने जो कोविड-19 में उनको अपनी कंट्री को मैनेज करने में जो सफलता मिली, और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो अपने इस पैंडमिक को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाया जैसे चाइना ने किया। तो चाइना को लगता है कि उनके पास ज़्यादा बेटर समझ है, ज़्यादा बड़ी विजडम है उनके पास,
उनके जो गवर्नेंस मॉडल हैं वो और कंट्रीज से बेटर हैं। तो अब कहीं ना कहीं चाइना को लग रहा है कि अब वर्ल्ड का रंग बदलने वाला है, वर्ल्ड बदलने वाला है। अब आज का जो समय है उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ ए मूवमेंट ऑफ चाइना, अब चाइना का समय आ गया है, ऐसा उनको ऐसा फीलिंग आती है। तो ये चाइना का व्यू है अगर हम इस बात को समझें तो। पर अगर हम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की सुने और उनके एनालिसिस को देखें तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस तरह की जो करिज्मेटिक लीडरशिप हुई है और जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं चाइना की, चाहे वो अच्छा काम कर रही हैं चाहे बुरा काम कर रही हैं, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है उनके इंटरनली। किसी ऑफिशियल में या किसी डिप्लोमेट में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें चाइना में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, तो जब जब इस तरह के राजा महाराजा हुए हैं जो किसी की सुनना नहीं चाहते, जो अपनी डिक्टेटरशिप पे ध्यान देते हैं, तो आपने देखा है कि उस तरह की जो एम्पायर्स हैं उनका फॉल बहुत फास्ट हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब वर्ल्ड को एक तरह से एक अवेकनिंग फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो जो चाइना के बारे में सोचते थे वो ऐसा है नहीं। तो वर्ल्ड इज थिंकिंग ऑफ द सेगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन। अब हम ग्लोबलाइजेशन की जो बात कर रहे थे, जिसमें हमने कभी किसी को बाहर करने की कोशिश नहीं करी, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में इवन क्यूबा और टू सम एक्सटेंट जो हम एक्सिस ऑफ इविल कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर हम ईरान की बात करें या नॉर्थ कोरिया की बात करें, जो यूएस व्यू में एक तरह का एक्सिस ऑफ इविल है, जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इस ग्लोबलाइजेशन से अलग रखने की कोशिश हुई नहीं। टू सम एक्सटेंट नॉर्थ कोरिया को अलग रखने की कोशिश की गई और बहुत समय से जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिल रही थी वो चाइना से मिल रही थी। तो वर्ल्ड ने कभी इस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं किया चाइना को, क्योंकि चाइना का बिहेवियर मोर और लेस ठीक लगता था वर्ल्ड को। पर अब वर्ल्ड जो है इस ग्लोबलाइजेशन में कुछ कंट्रीज़ जैसे चाइना हैं और उसी थिंकिंग की जो और कंट्रीज़ हैं, इस एग्जाम्पल से उनको अलग रखने की कोशिश कर रहा है। इस ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना आप देख रहे हैं, जो एडवांसमेंट हो रही है, इसके जो बेनिफिट्स हैं पूरे वर्ल्ड को जो मिल रहे हैं और जो वर्ल्ड की प्रोग्रेस हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो इस तरह की थिंकिंग शुरू हो गई है कि किस तरह से एक नए तरीके का एक ग्लोबलाइजेशन बनाया जाए जो कि सेगमेंटेड हो, जिसके अंदर हर किसी की एंट्री ना हो। जैसा कि हमने देखा था कोल्ड वॉर के टाइम में, जब कोल्ड वॉर हुई थी यूएस और रशिया के बीच में, तो आपने देखा था कि रशिया अलग थलग पड़ गया था और वो ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन से अछूता था। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और आप देखिए कि जो सेगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन कोल्ड वॉर में हुआ था, उसका रिजल्ट ये हुआ था कि रशिया को हार माननी पड़ी थी। और ना सिर्फ हार माननी पड़ी थी, रशिया की जो पूरी एम्पायर थी, जो पूरी ग्रुपिंग थी, वो ब्रेक हो गई। तो जो सोवियत यूनियन था वो बिखर के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गया। तो ये जो सेगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन है ये कोई नई चीज़ नहीं है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड को इसको रन करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये सेगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से प्रचलन में आने वाला है और उसमें चाइना को काफ़ी नुकसान होने वाला है। और इसके तहत अब जो वर्ल्ड सप्लाई चेन जो बन गई थी, जो ऑल द शिप्स वर गोइंग टू लीडिंग टू ऑल शिपिंग हाईवेज वर लीडिंग टू चाइनीज पोर्ट, वो जो शिपिंग लाइंस, वो जो सप्लाई चेन है, उसको रीएडजस्ट करने की बातें चल रही हैं। और जो वर्ल्ड की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, वर्ल्ड के टैलेंट्स हैं, जो कि आज भी अगर हम देखें तो टॉप टैलेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में और जापान में, इन सब जगहों पे जो टैलेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि वो इस सेगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन के तहत कुछ कंट्रीज़ जिनको इससे अलग थलग रखने की ज़रूरत पड़ गई है, किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज़ को और टैलेंट्स को जाने से रोका जाए। तो चाइना इसके अंदर मेन टारगेट है। और इसके साथ ही
वर्ल्ड में अब नए तरह के फ्रंट्स बन रहे हैं, न्यू डिफेंस टाइज बन रही है, जैसे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड है, इंडो पैसिफिक क्वाड है। ये जो डिफेंस तो है ही, पर इसका जो स्वरूप आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सटेंडेड रहेगा, डिफेंस के बियॉन्ड भी होगा, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे। उसके बिना आप चाइना की जो पावर इस समय बन चुकी है उसको बैलेंस करना अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो चाइना उसको अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में, वो बताना चाहता था कि किस तरीके से ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है चाइना की, वो क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके पीछे सोच क्या है, और इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और चाइना के ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस टॉपिक पे, और वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रही हैं पोस्ट कोविड-19 में, जो चीज़ें बदल रही हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, चेंजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स पोस्ट कोविड-19। जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी आप लोगों के साथ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे, जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड किस टाइप की शेप ले सकता है पोस्ट कोविड-19। तो आप देखेंगे कि वो मैंने जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तब मैंने ये वीडियो बनाई थी, और आज जो मैंने वीडियो बनाई है और जो आज का वर्ल्ड आप देख रहे हैं उसमें आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। उस वीडियो में मैंने जो प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ आने वाले टाइम में, और ऑलमोस्ट डेली मेरी कोई ना कोई वीडियो आती है इस चैनल पे। आपको वर्ल्ड के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज होगी, और आपकी जो आउटलुक है, आपका जो वर्ल्ड आउटलुक है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर आप जाते हैं तो आपकी नॉलेज नज़र आएगी इंटरव्यूअर्स को आपके डिफरेंट टॉपिक्स पे, वर्ल्ड टॉपिक्स पे। और अगर आप एक्सपोर्ट लाइन में हैं या इंटरनेशनल बिजनेस में हैं तो आपको काफ़ी सारे क्यूज़ मिलेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है और किस तरह से बिजनेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।